चलो बच्चों, आज चैप्टर कंप्लीट करना है ये, क्योंकि सितंबर में हमें 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं बच्चों अच्छे तरीके से, यानी कि सारे कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 किया था हमने लास्ट में। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज। बच्चों वैसे जैसे मैंने कहा ये डाइसैचराइड और पॉलीसैचराइड उसमें नहीं है, मगर एक एक लाइन का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैंने कहा वो डिस्कस कर लेंगे। स्टार्च भी बच्चों पॉलीसैचराइड्स है, यानी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स आपस में कंबाइंड होके बनाती हैं, और सेल्यूलोज भी एक पॉलीसैचराइड्स है। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही ग्लूकोज से बनते हैं। स्टार्च बनता है अल्फा ग्लूकोज से, जबकि सेल्यूलोज बनता है बीटा ग्लूकोज से। यानी अगर हाइड्रोलाइज करें स्टार्च को तो अल्फा ग्लूकोज मिलेगा, और अगर हाइड्रोलाइज करें हम सेल्यूलोज को तो बीटा ग्लूकोज मिलेगा। अच्छा, एक छोटा सा फर्क है, ये हमारा ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, बहुत ब्रांचिंग होती है, जैसे पेड़ में टहनियां निकल आती हैं। अल्फा ग्लूकोज ब्रांचिंग से भी कनेक्ट होगा और ब्रांच्ड पॉलीमर बनता है, जबकि सेल्यूलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज एक लंबी चेन में कंबाइन होता है, यानी एक लीनियर पॉलीमर है। तो 20 सेकंड का टाइम चाहिए था, तो बच्चों मैंने ये डील कर दिया। अगर फिर से कह रहा हूं बच्चों, डाइसैचराइड पॉलीसैचराइड नहीं है, सीक्वेंस में लग रहा था तो मैंने लगा दिया। 9th क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद। जब हम ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं, किया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये, अगर HI से ट्रीट करें तो क्या होगा, इन वाटर से ट्रीट करें तो डी ग्लूकोज का क्या होगा, और लास्ट क्या है, नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करें तो क्या होगा। ये बच्चों जब हम स्ट्रक्चरेशन थे ये पॉइंट्स के अंदर थे। ये पहला वाला था, HI क्या करता है, जितने भी ग्रुप को सेचुरेट कर देता है और पेरेंट हाइड्रोकार्बन बना देता है। तो बच्चों HI से हीट करने पर हमने पढ़ा था ये बनाता है N, 6 कार्बन की चेन, जिससे ये प्रूव हुआ था कि ग्लूकोज का कार्बन एटम चेन में। दूसरा बच्चों ब्रोमीन वाटर, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे हमने बनाया था ग्लूकोनिक एसिड। 6 कार्बन का ग्लूकोज है, जो CHO ग्रुप ऊपर था वो COOH में कन्वर्ट हो गया था। तो अगर आपको याद हो तो बच्चों इसका बनाया था हमने ग्लूकोनिक एसिड। MCQ में पॉसिबल क्वेश्चन में से एक है। डी ग्लूकोज को अगर ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करें तो ग्लूकोनिक एसिड, और अगर बच्चों नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करें, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऊपर तो COOH हो ही जाएगा, ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा हमारा CHO, मगर नीचे वाला प्राइमरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये कंपाउंड बनता है बच्चों सेचारिक एसिड, है ना। जैसे ये पता चलता है कि एक प्राइमरी अल्कोहल भी है, जो कि नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। ये नोट करने के लिए बच्चों ये जगह छोड़ दी मैंने, क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं जब तक। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, न्यूमरेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। डी ग्लूकोज की वो रिएक्शन जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाती। डी ग्लूकोज रिएक्शन which can't be explained by open chain structure। तभी तो हमने इसका हार्वर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कि कुछ ऐसी रिएक्शंस थी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाती, और हमने माना कि ये हेमी एसिटल बनाता है। तो कौन कौन सी रिएक्शन थी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाती।
सबसे पहला हमने पढ़ा था बच्चों, ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देती, ना ये डीएनपी टेस्ट डी ग्लूकोज देता है, doesn't respond to 2,4-DNP and 10वें क्वेश्चन में क्या था बच्चों, डी ग्लूकोज की वो कौन सी रिएक्शन है जो इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती। तो एक पढ़ा था हमने, ना तो ये शिफ्ट टेस्ट देता है, ना 2,4-DNP टेस्ट देता है। दूसरा पढ़ा था बच्चे हमने कि ना तो ये बाइसल्फाइड नहीं बनाता, it doesn't react with NaHCO, नहीं C नहीं था, S था, NaHSO3 to form PPT। जबकि कार्बोनिल कंपाउंड तो सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करना चाहिए, जबकि ग्लूकोज रिएक्ट नहीं होता। और लास्ट पढ़ा था हमने, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो है वो एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं देता, बेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देता। ये तीनों बच्चों एज इट इज पॉइंट लिखे थे हमने। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज ग्रुप एंगेज doesn't show the reaction of aldehyde, reaction of aldehyde यानी CHO ग्रुप। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि डी ग्लूकोज में वो कौन सी ड्रॉबैक थी, वो कौन सी ऐसी चैलेंज थे जो डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, ना शिफ्ट टेस्ट देता है, ना डीएनपी टेस्ट देता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से बाइसल्फाइड पीपीटी नहीं बनाता, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का एल्डिहाइड की रिएक्शन नहीं देता। कैसे टेस्ट किया था, इसको टेस्ट करने का तरीका है बच्चों, एल्डिहाइड में आप बेलिंग सॉल्यूशन डालो तो रेडिश ब्राउन पीपीटी आना चाहिए, जबकि पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज में ऐसा कोई भी चेंज नहीं आता। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 11 है बच्चों, what are essential and non-essential amino acid? एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? डायरेक्ट बच्चों इस चैप्टर में तो क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है जो थ्योरी में डायरेक्ट किए थे हमने, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। डेफिनेशन बच्चों मैंने आपको लिखवाई थी, ऐसे अमीनो एसिड जो बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, बाहर से उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जरूरत नहीं है, दैट इज नॉन एसेंशियल। और जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें बाहर से लेना पड़ेगा, डाइट का एक पार्ट रखना पड़ेगा, दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें लिख दो, which must be a part of our diet, which must be a part of our diet. They are not synthesized by our body. They are not synthesized by our body. जैसे बच्चों एग्जाम्पल तो एक ही लिखा था हमने, वैलिन लिखा था, ये जो स्टार लगाए हुए हैं इसमें ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एलेनिन, ये सारे के सारे हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। कौन से वो एसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, एंड दे शुड बी अ पार्ट ऑफ अवर डाइट, दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हुए, जो बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, which are produced in our body। तो इसको बच्चों डाइट से लेने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पर ग्लाइसिन नजर आ रहा है बच्चों मुझे, एलेनिन से लिख लेते हैं पहले, सेरिन, साइस्टीन। तो ये अमीनो एसिड्स हैं नॉन एसेंशियल, बॉडी इनको क्रिएट कर सकती है, बना सकती है, इसलिए इसको डाइट का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 12, डिफाइन करना है कितनी चीजों को। एक का है डिफाइन करो पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा कहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर, और तीसरा कहा है डीनेचरेशन। इसको यहां लिख देते हैं, डीनेचरेशन। तो बच्चों 12th क्वेश्चन में है डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटेड टू दिस। तो सबसे पहला बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड पूछा है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या था? ये जो हमने दो अमीनो एसिड के बीच में लिंक देखा था, CONH ग्रुप, जो कि दो अमीनो एसिड के कंडेंसेशन से बनता है, इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इट इज द बॉन्ड between two amino acids, between two amino acids। शॉर्ट में लिख दिया, इससे छोटा और नहीं बन पाएगा। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था बच्चों? ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर था। ये क्या बताता है कि आखिर अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। It tells about the sequence of amino acid, sequence of amino acid in protein, प्रोटीन चेन। हर प्रोटीन की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, अगर सीक्वेंस बदलेगी तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, और अगर सीक्वेंस एक आध अमीनो एसिड आपने खुद रिप्लेस कर दिया या गलती से हो गया या बॉडी में कुछ चेंज आया तो बीमारी हो सकती है। जैसे सिकल सेल एनीमिया जस्ट मात्र एक अमीनो एसिड्स के बदलाव की वजह से आ जाती है। उसके बाद बच्चों आ जाओ अब डीनेचरेशन पे। जब हम प्रोटीन में क्या करें, या तो पीएच बदलें या टेम्परेचर बदलें या गर्म करें या ठंडा करें, टेम्परेचर चेंज कुछ भी हो सकता है, तो प्रोटीन का यही वाला स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है सर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं आता। किस चीज में चेंज आता है बच्चों? सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे दही का जमना, एग का उबलना, इसमें सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर यानी हेलिक्स ओपन अप हो जाते हैं, जंबल कर जाते हैं, उनके जो सब यूनिट्स है उनका अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। मगर चेन में जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन। ये बिल्कुल आपने प्रॉपर तरीके से लिखा है, एक बार और लिखो तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। ऑन हीटिंग, फ्रीजिंग या चेंज ऑफ पीएच in protein, their primary structure remains intact. Primary structure यानी sequence remains intact, but secondary and tertiary structure gets destroyed. Called denaturation.
तो ये है बच्चों डीनेचरेशन। तीनों हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमीनो एसिड के बीच का लिंक, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होती है, डीनेचरेशन यानी हीट करना, फ्रीज करना या पीएच को चेंज करने पर प्राइमरी कोई बदलाव नहीं आएगा, बट सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर गेट destroyed. That is called as denaturation of protein. क्वेश्चन नंबर है बच्चों 13। 13 है कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन से थे? सिर्फ नाम बताना है। कॉमन टाइप सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में का अरेंजमेंट था कि आखिर ये जो लंबी लंबी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, जो प्रोटीन की चेन है, उनमें किस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो हमने पढ़ा था बच्चों, दो तरह का अरेंजमेंट पढ़ा था हमने। एक था अल्फा हेलिक्स और दूसरा था बीटा प्लीटेड शीट, है ना। अल्फा हेलिक्स में ऐसे राइट हैंडेड स्क्रू की तरह पूरी अलाइन हो जाती है कर्व्स की फॉर्म में, और प्लीटेड शीट में दे रन्स पैरेलली एंड अट्रैक्ट ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, एक लंबी शीट बन जाती है। इसमें सिर्फ बताना था नाम। तो आंसर है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइजिंग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना वो आखिर कौन से बॉन्ड से मेंटेन हुआ? टू मेंटेन अल्फा हेलिक्स, याद आता है बच्चों किसी को? ये टर्न जो है आपस में ये जो बंधी हुई हैं, आखिर इसमें कोई तो अट्रैक्शन है, नहीं तो ये अनकॉइल हो जाएगा। वही फोर्स हमारी शीट के अंदर है, वही फोर्स हमारा इन हेलिक्स के अंदर है। और बच्चों ये था CO एक कर्ल का और NH दूसरे कर्ल का, O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, और इस बॉन्ड का नाम था बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बन गया हमारा इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही लंबी चेन, एक ही मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा बच्चों इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड। आप बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास ऑफ मत करो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं मैं, और क्वेश्चन बैंक में मैं आपको गारंटी देता हूं जिसने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। हमें नहीं पता थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, आगे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, मगर पहला आपका एमसीक्यू का फोकस होना चाहिए। और ये बात पक्की है कि जो पहला पेपर होगा ये एमसीक्यू मॉडल टेस्ट पेपर, हम जितने मर्जी कर लें उससे तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होने ही वाली है, मगर ये गारंटी है कि जिसने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए उसको कुछ भी लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनल सोर्सेस की कहानी है, सबके आइडियाज हैं टीचर्स के। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको बच्चों आप बिल्कुल मत छोड़ो, इन्हीं से एमसीक्यू बनेगा, कोई टफ एमसीक्यू बनने वाला नहीं है इस बार, ऐसा कि आपके लिए 10 चीजें आपको लोकेट करनी पड़े। तो क्वेश्चन बैंक में बच्चों बिल्कुल अलर्टनेस चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, ये था 14। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। चलो ये बच्चों दोनों ही लिखे हुए थे, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। मैंने आपसे कहा था बच्चों मैं इस तरीके से करा रहा हूं कि क्वेश्चन बैंक में ये ऐसे ही दिया हुआ है, तो मैंने एक्सप्लेनेशन के वक्त इसी तरीके से इसको कराया था। चलो आपको मैं याद दिला देता हूं। फाइब्रस प्रोटीन में मैंने कहा था ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें थ्रेड्स पैरेलली चल रही होती हैं, थ्रेड्स रनिंग पैरेलली। ग्लोबुलर में ये पूरा 3 डायमेंशन स्फेरॉइडल बनाता है विद द पोलर ग्रुप बल्जिंग आउट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्फेरॉइडल।
अब बच्चों फाइब्रस वाला क्योंकि नॉन पोलर है तो ये पानी में नहीं घुलता, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसमें पोलर ग्रुप बल्जिंग आउट कर रहे हैं, दिस इज पोलर इन नेचर। तो ये क्या है बच्चों, ग्लोबुलर प्रोटीन हमारा पानी में घुल जाता है। इसके बाद एक एग्जांपल हमने एग्जांपल का लिया था, इंसुलिन, नहीं इंसुलिन तो इसका है, इंसुलिन था और एल्ब्यूमिन, ये दो मुझे याद आते हैं बायोलॉजी वाले। और इसमें पढ़ा था केराटिन, कहां कहां पर, हेयर, स्किन एंड नेल। बिल्कुल एज इट इज बच्चों, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस थ्योरेटिकल के टाइम पर भी मैंने ऐसे ही बताया था, तो एक तरीके से ये आपको बच्चों एक बार फिर से रिवाइज हो गया, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। कैसे बताओगे कि अमीनो एसिड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बच्चों जो एसिड और बेस दोनों तरह से रिएक्ट कर सके। तो एक सिंपल सा तरीका है, आप उसको एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लो, दोनों से रिएक्ट करना चाहिए। देखो अगर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन हो जाए तो क्या होगा बच्चों, COOH का H इस NH3 के पास आ गया। अब ये एसिड और बेस दोनों तरह से एक्ट करता है, तो पहले आप इसमें एसिड डालो, ये लो जी H प्लस आयन डाल दिया, H प्लस आयन पानी के अंदर एज अ H3O प्लस होता है, तो ये H प्लस कहां जुड़ जाएगा, COOH के पास। अगर बच्चों क्वेश्चन बनाना हो ना, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, एसिडिक मीडियम में अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइज करें तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ ओनली द पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट। नेगेटिव कहां गया, नेगेटिव पर ये प्रोटॉन जुड़ गया, H प्लस जुड़ गया। कौन सा कैरेक्टर दिखा है यहां पर, इसका बेसिक कैरेक्टर दिखा है ना। अगर एसिडिक दिखाना है तो चलो ऐसा करते हैं, इसको किसी बेस से रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि NaOH से, तो ये OH माइनस ये बेस से रिएक्ट कर रहा है, ये किसको अब पुल करेगा, यहां से प्रोटॉन को पुल कर लेगा, तो रह गया यहां पर NH2 CHR CO माइनस एंड H2O। इस OH माइनस ने अमोनियम आयन का प्रोटॉन पुल कर लिया। अब पूछे बच्चों ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, अब इसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर के लिए बच्चों ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, इसलिए ये एम्फोटेरिक है। It reacts with acid as well as base. ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। लिख डालो इसको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है, एंजाइम्स किसे कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में है बच्चों वैसे डिटेल्ड, ये इसमें सिर्फ एक डेफिनेशन से काम चलेगा। ये वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर चल रही हैं, ये उनको कैटलाइज करता है। शरीर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं उसको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे, क्योंकि हमारी बायोलॉजी के लिए, हमारे जीने के लिए उन रिएक्शंस का होना जरूरी है, चाहे वो एक्सक्रेशन है या डाइजेशन है या सांस लेने से रिलेटेड रिएक्शंस हैं। जितनी भी रिएक्शंस हैं, हर एक रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट है जिसको हम एंजाइम कहते हैं। और ज्यादातर जो कैटलिस्ट है वो प्रोटीन है, कौन सा, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसमें लिखो बच्चों, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which catalyze specific reactions, which catalyzes specific reactions.
हर एक रिएक्शन के लिए एक डिफरेंट कैटलिस्ट है, ज्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन के हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये है बच्चों एंजाइम्स, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, what is the effect of denaturation on the structure of protein? denaturation से स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ा? denaturation स्ट्रक्चर में क्या फर्क पड़ा? एक तरीके से बच्चों क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, denaturation जहां डिफाइन करना था, है ना, ये हमारा सेम आ गया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन सेम, primary structure remains same while secondary and tertiary get disrupted, get destroyed, while secondary and tertiary structure gets disrupted या destroyed, कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर लो, एक तरीके से रिपीट हो गया है 18th क्वेश्चन। 19th कर लेते हैं, फिर से कहूंगा बच्चों नहीं है सिलेबस में, विटामिन है, आधे मिनट में हो जाएगा, क्वेश्चन देखकर लग रहा है। विटामिन कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और वो कौन सा विटामिन है जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में होता है? हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड? नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। विटामिन बच्चों हम दो तरीके से पहले डिफाइन करते हैं, एक वो विटामिन जो पानी में घुलता है और एक जो नहीं घुलता। वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, ये मैंने मेरे ख्याल आधा मिनट पहले भी लगा चुका था इसमें। और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए बच्चों विटामिन के होता है रेस्पॉन्सिबल, responsible for coagulation of blood। फिर से बता दूं बच्चों, ये विटामिन मेंशन नहीं किया हुआ सिलेबस में, आधा मिनट लगेगा, इसलिए मैंने कहा बाई चांस पता चले किसी ने पेपर बनाया और क्वेश्चन डाल दिया तो काम आ जाएगा, तो आधा मिनट और चाहिए क्योंकि 20th क्वेश्चन भी विटामिन का ही है। क्वेश्चन है बच्चों, विटामिन ए एंड विटामिन सी आर एसेंशियल टू अस, और इनके सोर्स बताओ बच्चों, इसको होमवर्क के लिए रहने दें, चलो खैर। विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बच्चों जो बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन अगर सी से कहें तो स्कर्वी होती है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। विटामिन ए का सोर्स, कलर चेंज कर देता हूं अलग दिखेगा, विटामिन ए का सोर्स हो सकता है बच्चों कैरेट, फिश, लिवर ऑयल, बटर, दालें, सॉरी पल्सेस, और विटामिन सी का सोर्स है बच्चों सिट्रस फ्रूट, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, अपनी नॉलेज के लिए इसको बच्चों आप ऐसे नोट कर सकते हो सर। तो ये है विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, सी से स्कर्वी। विटामिन ए कैरेट में, फिश में, लिवर ऑयल में, बटर, पल्सेस। विटामिन सी से होता है बच्चों स्कर्वी,
bleeding gums, citrus fruit amla, green leafy vegetables. Fast क्योंकि out of syllabus. 21 न्यूक्लिक एसिड क्या है और इनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन. व्हाट आर इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड और इंपॉर्टेंट फंक्शन. न्यूक्लिक एसिड बच्चों जो हमने आरएनए डीएनए पढ़े हैं, जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को एक लंबी चेन में रखकर बनते हैं. तो इसको लिखो बच्चों. पहले इसका दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या थे? शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप. ये तीनों मिलाकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. और शुगर और बेस ले तो न्यूक्लियोसाइड. दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. क्या क्या होता है? कंटेनिंग राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर. राइबोस शुगर किसमें होती है? आरएनए में. और डीऑक्सीराइबोस शुगर किसमें होती है? डीएनए में. आगे और क्या होता है? बेस. साइटोसिन, थायामिन एंड यूरासिल, है ना? थायामिन, यूरासिल. एक में थायामिन होता है, एक में यूरासिल होता है. और होता है फॉस्फोरिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या है? दे आर द लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. हाइड्रोलाइज कर दें तो क्या क्या मिलेगा? अगर एक न्यूक्लियोटाइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको राइबोस शुगर, एक शुगर मिलेगी, एक बेस मिलेगा और फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा. ये तीन चीजें बच्चों मिलती हैं. और पूछा है क्या फंक्शन है इसका. तो फंक्शन बच्चों सबसे पहले तो है दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. आरएनए का पढ़ा था. आरएनए प्रोटीन बनाता है, जबकि डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है. दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. और दूसरा लिख दो, रिस्पॉन्सिबल फॉर, they are responsible for transfer of genetic characteristics. तो ये हमारे बच्चों न्यूक्लिक एसिड. आरएनए, डीएनए. प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए काम आता है, डीएनए हमारा ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को पास ऑन करता है. रह गए हैं बच्चों छोटे छोटे 3 क्वेश्चन. ट्वेंटी सेकेंड है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. डिफरेंस बिटवीन nucleoside and nucleotide. न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है बच्चों? यूनिट में क्या पढ़ा था हमने? एक पेंटोज शुगर होती है, फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ता है? एक बेस जुड़ता है. चलो ये बेस बना देते हैं. और
5th कार्बन से क्या जुड़ता है, यहां से जुड़ता है बच्चों फॉस्फोरिक एसिड, PO4 फॉस्फेट ग्रुप बना दिया। और दूसरी यूनिट कहां जुड़ती है बच्चों, 3rd कार्बन एटम से, जो लंबी चेन बनती है यहां से दूसरी यूनिट जुड़ी होगी, उसका फॉस्फेट दिखा दिया मैंने। ये लो, चलो जहां ये दिखा दिया